Hello students, you are welcomed in my channel Jivansh Educational Academy. In the previous lecture, we have learnt about the astronomical unit, light year and parallactic second. In this video, we will learn how to measure the length of an object, measurement of length. बच्चों मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मेजरमेंट दो मेथड से होता है. डायरेक्ट मेथड मीन्स बाय यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर. लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट की एक सीमा होती है मेजरमेंट की. उससे कम के डिस्टेंस को और उससे अधिक डिस्टेंस को क्या कर सकता है, मेजर नहीं कर सकता है. समझ गए? तो मिनिमम जो वैल्यू होती है मेजरमेंट की, जिसे कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं. समझ गए ना? उससे कम वैल्यू को क्या कर सकता है, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता है. जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ये मीटर स्केल है. यहां 5 देख रहे हैं, तो मेजर किए यहां से 0 से 5 सेंटीमीटर हो गया. और मान लीजिए यहां से जो मेजरमेंट का पॉइंट है, ये 5 पॉइंट यहां 1 पर नहीं आकर के इन दोनों के बीच में पड़ गया, या इन दोनों के बीच में पड़ गया, या 5.5 सेंटीमीटर हुआ, फिर इसके और इसके बीच में पड़ गया, या इसके और इसके बीच में पड़ गया. तो मेजरमेंट क्या होगा, अंदाज से मेजरमेंट करना पड़ेगा. मतलब जो एक्यूरेट मेजरमेंट एक मीटर स्केल से हो सकता है, वह क्या होगा जानते हैं? ये 1 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, और 10 क्या है, 10 स्मॉल डिवीजन में बटा रहता है. ये एक 5 मिलीमीटर पर साइन रहता है. तो 1 मिलीमीटर ही क्या है, एक्यूरेटली एक मीटर स्केल जो है वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है. यही मीटर स्केल की क्या हो गई, लिस्ट काउंट हो गई. समझ गए? इसी तरह से समझ गए, मतलब मीटर स्केल की लिस्ट काउंट कितनी हो गई, 1 मिलीमीटर का ही है. लिस्ट काउंट ऑफ ए मीटर स्केल क्या हो गई, लिस्ट काउंट ऑफ ए मीटर स्केल. इसको ठीक से समझिएगा. मेजरमेंट में बच्चों जो प्रैक्टिकल करोगे, समझ गए ना, जहां इधर पढ़ना है मीटर स्केल 1 मिलीमीटर होती है, या 0.1 सेंटीमीटर, या क्या हो जाएगा, 100 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर. मतलब 0.001 मीटर. मतलब कितना हो गया, समझ गए? मतलब 10⁻³ मीटर. ये लिस्ट काउंट है, क्या है, मीटर स्केल की. उसी तरह से लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर स्केल, (10⁻⁻4) मीटर होती है. लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज, एंड स्फेरोमीटर, इज इक्वल टू 10⁻⁻5 मीटर. मतलब एक मीटर स्केल से इससे कम डिस्टेंस को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो. एक वर्नियर स्केल से 10⁻⁴ मीटर से कम की डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं. उसी तरह से स्क्रू गेज से 10⁻⁵ मीटर की. जितना ही लिस्ट काउंट क्या होता है, कम होता है. सबसे अधिक क्या है, ये है, उससे कम ये है, सबसे कम ये है. उतना ही क्या है, और मीटर स्केल एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं. ये लिमिट आ गई. इससे कम के डिस्टेंस को हम लोग
इससे छोटी डिस्टेंस को और डायरेक्टली हम लोग मेजर नहीं करते। जैसे टू मेजर द साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल, इससे भी छोटी डिस्टेंस है, बहुत छोटी डिस्टेंस है। या बड़े बड़े जो क्या हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स जो हैं, स्टार हैं, उनकी डिस्टेंस पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनडायरेक्ट मेथड का उपयोग करना पड़ता है। समझ गए बच्चों? लिस्ट काउंट की जरा एक प्रॉपर डिफिनीशन यहां लिख देते हैं, नोट कर लीजिए। द मिनिमम वैल्यू that can be measured accurately by a measuring instrument is known as its list count. Its list count. Then what is the list count of meter scale? 10 to the power minus 3 meter. What is the list count of a vernier scale? 10 to the power minus 4 meter. समझ गए ना बच्चों? ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। समझ गए बच्चों? लिस्ट काउंट, द डिस्टेंस इज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर, और मीटर स्केल से अधिकतम कितना मेजर कर सकते हैं? 10 स्क्वायर मीटर। समझ गए? अब इससे अधिक डिस्टेंस जैसे हो गया, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो गया, या मून की डिस्टेंस पता करनी है हमें, या कोई दूरी पर बहुत पहाड़ी है, बहुत अधिक दूरी पर, इससे अधिक दूरी पर, उसको, इन सभी के लिए क्या करते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट of length involves the use of a meter scale, a vernier scale, या वर्नियर कैलिपर्स भी कहते हैं बच्चों इसको। The distances or lengths beyond the range are measured by using indirect methods. इनमें कुछ नाम बता देते हैं बच्चों। पहला है इको मेथड। बाद में हम लोग इससे कम डिस्टेंस, दो ही पढ़ना है तुम लोगों में एनसीईआरटी में, पैरेलैक्स मेथड, और इससे छोटी डिस्टेंस के लिए क्या है? टू मेजर द साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। समझ गए ना? बस यही दो इसमें पढ़ना है। कौन कौन से मेथड्स और होते हैं इनडायरेक्ट मेथड में? इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड, लेजर मेथड, इसमें लेजर बीम का उपयोग होता है।
रडार मेथड, रेडियो वेव्स का यूज होता है। सोनार मेथड, अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, रॉक्स हैं या सबमरीन्स हैं, उनकी लोकेशन को और उनकी डिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, सोनार मेथड है। इसका बाद बच्चों क्या है, पैरेलैक्स मेथड है। पैरेलैक्स मेथड, तुम्हें एनसीईआरटी में यही पैरेलैक्स मेथड पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी मैं इसकी चर्चा कर दूंगा ताकि दिमाग में आ जाए। बहुत आसान है। टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन एंड राइट दीज इंफॉर्मेशन। डिस्टेंस को मेजर करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इको मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड, लेजर मेथड, रडार मेथड, सोनार मेथड, पैरेलैक्स सॉरी पैरेलैक्स ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ी सी चर्चा इनकी कर। हालांकि पढ़ना तुम्हें बस पैरेलैक्स मेथड है, लेकिन इको, लेजर, रडार मैं शॉर्ट में समझा देता हूं तुमको क्या है। इन सभी मेथड्स में बच्चों, चाहे वो इको मेथड हो, रडार मेथड हो, समझ गए, या लेजर मेथड हो या सोनार मेथड हो, सब में एक ही बेसिक प्रिंसिपल और फार्मूला यूज होता है। आइए थोड़ा इको मेथड समझ लेते हैं। जैसे बच्चों सपोज कीजिए ये क्या है, एक क्लिफ है, पहाड़ी है, इसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। ऑब्जर्वर यहां पर है एक पॉइंट पी पर, समझ गए। पी पर क्या की जाती है, एक गन फायर की जाती है कोई आवाज के लिए, और ये क्या होती है, एयर में क्लिफ तक पहुंचती है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर के क्या करती है, वापस लौट आती है। समझ गए। ये डिस्टेंस मान लीजिए यहां से क्लिफ तक की x है, तो x डिस्टेंस गई, x डिस्टेंस आई, 2x डिस्टेंस। सपोज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v। तो बच्चों क्या हुआ, यहां से एक साउंड फायर किया गया पी से, ठीक, ये क्लिप तक पहुंचा, उसे रिफ्लेक्ट बैक करके क्या हुआ, फिर पॉइंट पी तक आया। तो टाइम इंटरवल between firing and reception of the echo is accurately measured. Time interval between firing या कह सकते हो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। कहां पर, पॉइंट पी पर है, इज मेजर एक्यूरेटली। स्टॉप वॉच का यूज करके आसानी से मेजर कर सकते हैं कब यहां से फायर हुआ उस समय और कब यहां पर इको पहुंचा। इसीलिए इको जानते हो क्या है, रिफ्लेक्टेड साउंड है। जब किसी पहाड़ी के सामने बोलते हैं, किसी ऊंची बिल्डिंग के सामने बोलते हैं, 9th में पढ़ चुके हो इको, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड, x प्लस एक्स 2x। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 2x है, d यहां पर, यहां मान लेते हैं d, 2x बाई टी
और 2x इज इक्वल टू v इंटू टी। At a given temperature, the speed of sound you know, and by measuring this time and using this formula, you can easily calculate the distance between the cliff and this point P, where the observer is standing. समझ गए बच्चों? यही बेसिक प्रिंसिपल जो है तुम्हारा लेजर मेथड में भी है, रडार मेथड में भी है, सोनार मेथड भी है। बस शॉर्ट में ब्रीफली उसको ही बता देता हूं। लेजर मेथड एंड यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है बीम ऑफ लाइट। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज मेजर्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। करते क्या है, अर्थ से ये मून है, यहां पर क्या करते हैं, लेजर बीम क्या ट्रांसमिट की जाती है, मान लीजिए पॉइंट पी से ट्रांसमिट की जा रही है, यहां मून तक पहुंचती है, ठीक। फिर वहां से क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होकर के फिर इस पॉइंट ओ है मान लीजिए अर्थ पर, यहां से जाती है लेजर बीम और फिर यहां पर क्या होती है, लौट करके चली जाती है। तो मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ये भी क्या होगी, ठीक। और टाइम इंटरवल उसी तरह से, टाइम इंटरवल बिटवीन transmission and reception of laser beam on the earth is equal to t। यहां से जाने और ये फिर यहां से लौट करके आने के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, t है। और लेजर बीम क्या होती है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो वही डिस्टेंस क्या हो गई, x प्लस एक्स, ठीक। डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, 2x। सॉरी, यहां भी की जगह पर सी का उपयोग कर देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें भी किया गया था क्या, स्पीड ऑफ साउंड के लिए एयर, सी की वैल्यू जानते हो क्या होती है, by using this, by measuring t and using this value, we can easily calculate the moon distance of moon from the earth। बेसिक प्रिंसिपल सेम है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। तो बेसिक प्रिंसिपल और फॉर्मूला सब में वही है, समझ गए ना। अच्छा एक चीज बच्चों ये जानते हो, ये तो समझ गए, लेजर बहुत ही इंटेंस मोनोक्रोमेटिक क्या है, मतलब सिग्नल वेवलेंथ का एक ही डायरेक्शन में चलने वाला क्या है, बीम ऑफ लाइट, समझ गए, प्रकाश पुंज है। अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये भी जान लीजिए। लेजर का, लेजर इज एब्रिविएटेड ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of रेडिएशन। रेडिएशन जानते हो, इमिशन ऑफ एनर्जी रेडिएशन कहलाता है। स्टिमुलेटेड, एक फोटॉन जो है बच्चों दूसरे फोटॉन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और इससे क्या होता है, बहुत ही इंटेंस बीम ऑफ लाइट निकलती है डायरेक्शनल। ये है बच्चों लेजर के बारे में भी समझ गए, बेसिक प्रिंसिपल जो है मेजरमेंट करके मून का कैसे यहां से क्या करते हैं हम लोग, अर्थ से
मेजरमेंट करते हैं। समझ गया? आइए बच्चों थोड़ा सा रडार भी समझ लेते हैं और सोनार भी समझ, बस शॉर्ट में बेसिक प्रिंसिपल यही है, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थर्ड है तुम्हारा रडार मेथड। इसमें रेडियो वेव्स यूज किया थी बच्चों। ये सभी रेडियो वेव्स लेजर दे आर ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए ना? ये क्या होता है? किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे एरोप्लेन है, समझ गए? रडार मेथड क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। Radar is an abbreviation of radio detection and ranging। इसमें क्या होता है बच्चों? रडार स्टेशन होते हैं, समझ गया ना? बॉर्डर पर होते हैं रडार स्टेशन। दुश्मन देशों के हवाई जहाज या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को और कितने एंगल पर है उसके एलिवेशन को भी मेजर करने के लिए रेडियो वेव्स यूज की जाती है। फ्रॉम रडार स्टेशन रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन in space। When radio waves are intercepted by a flying object like aeroplane, they get reflected back on the radar station. The time interval between their transmission and reception on the radar station is measured accurately, and the same principle and the same formula is used, echo formula, reflection method, C into T by 2। इसके द्वारा by using this formula the distance of aeroplane or any flying object is calculated by using this formula। स्पीड ऑफ फ्लाइट पता है, ये टाइम इंटरवल जो है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का जो है वो टाइम इंटरवल एक्यूरेटली मेजर कर दिया जाता है और इस फार्मूले का यूज करके डिस्टेंस अपना पता कर ली जाती है। वो सब ऑटोमेटिकली सब सिस्टम लगा हुआ है। हाँ, वेलोसिटी को और एंड एलिवेशन इसको पता करने के लिए रडार स्टेशन में सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, सोफिस्टिकेटेड अरेंजमेंट रहती है। समझ गए ना? ठीक है बच्चों, उम्मीद है रडार मेथड भी समझ गए हो। यहीं पर सोनार मेथड भी समझ लेते हैं। सब में ही को सोनार, ये क्या है? एब्रिविएशन ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। Ultrasonic waves are transmitted in sea water to find the distance of a rock or submarine or any underwater object by using ultrasonic waves। जहाज के पेड़े पर क्या होता है? एक ट्रांसमीटर टी लगा होता है that transmits ultrasonic waves। When these ultrasonic waves are intercepted by any underwater objects, they get reflected back, and the time interval between the transmission and their reception T
is measured accurately, and by using this formula x is equal to v into t by 2, the distance of undersea or underwater objects is easily calculated. Here v is the speed of ultrasonic waves in water. वेव्स इन वाटर, 9th में पढ़े हो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो साउंड वेव्स होती हैं वो ऑडिबल होती हैं, ऑडिबल रेंज में आती हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज से नीचे की क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं। ये जानते हो? इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ गए हो इतना। ये पढ़ना तो तुम्हें एनसीईआरटी में दिया नहीं है, हमारी बुक में नहीं दिया है। मैंने भी सोचा था कि तुम्हें क्या करूं, केवल पैरेलैक्स मेथड समझा करके छोड़ दूं, लेकिन फिर आया कि नहीं, अब शिक्षक का मन नहीं मानता है, बच्चों को कुछ और बता दें, कुछ और बता दें। समझ गए? तो वीडियो कुछ लंबा हो भी जाए तो कुछ स्किप मत कीजिएगा, ठीक ना? बहुत काम की चीजें हैं, ये जानना जरूरी है। पहले से इसके बारे में कुछ जानते हो, आज यहाँ समझ लिए, समझ गए ना? अब इसके बाद बच्चों हम लोग पैरेलैक्स मेथड क्या होता है मेजरमेंट के लिए उसको देखेंगे। टू अंडरस्टैंड दी parallax method of measurement of long distances, first we will understand what is parallax. जैसे बच्चों एक कलम देख रहे हो मेरे हाथ में, ठीक ना? तुम एक सिंपल सी एक्टिविटी है जिसको देख सकते हो, और इस कलम के सामने कोई दीवार है, समझ गए? समझ गए ना? जो कलम से दूर है, तो क्या करोगे? एक बार बाईं आंख से दबा करके तुम देखोगे, तब बाईं आंख को दबा के राइट से देखो, और फिर राइट से दबा करके लेफ्ट से देखो बच्चों, तो इस कलम की पोजीशन क्या होगी? तुम्हें चेंज, कोई दीवार पर घड़ी हो रही है, कोई पॉइंट है, उसके सामने करके और देखना, समझ गए ना? तो क्या होगा? तुम इस कलम की पोजीशन को क्या पाओगे? चेंज। जैसे बाईं आंख से देखते हो तो ठीक, मान लो सामने दीवार पर घड़ी है या कोई भी पॉइंट है, तो ठीक इस पॉइंट के सामने है, इस राइट आंख से दिखाई दे रहा है, लेफ्ट आई को बंद किए हैं। तो अब राइट को जैसे ही बंद करके लेफ्ट से देखोगे तो पूरी इसकी पोजीशन इस साइड में राइट में चेंज हो जाएगी, देख लेना है। इसी को बच्चों पैरेलैक्स कहते हैं, समझ गए? पैरेलैक्स क्या है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट being observed from two different positions with respect to a background. With respect to a background. समझ गए? Like one. इसी को क्या कहते हैं? पैरेलैक्स कहते हैं। तो पहले पैरेलैक्स को की प्रॉपर डिफिनेशन नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। पैरेलैक्स क्या है? The name parallax is given to the name parallax is given to the change in position of an object being observed from
टू डिफरेंट पोजीशंस with respect to a background. To a background. समझ गया बच्चों? सिंपली इसको जो बताए करके देख लोगे। बेसिस क्या होता है बच्चों? जैसे कोई प्लेनेट एक केस है और पृथ्वी पर से क्या करना है हमें, अर्थ पर से हमें प्लेनेट की डिस्टेंस पता करनी है। तो क्या करते हैं, ये अर्थ पर दो पोजीशन ले लिए हम, ए और बी। समझ गए ना? यहां पर ये है प्लेनेट मान लीजिए। दो डिफरेंट पोजीशंस ए और बी हैं। इनके बीच के डिस्टेंस को बच्चों क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिस। और एक बार इस पॉइंट से इसको ऑब्जर्व किया जाए, किससे? बाय यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहां से और फिर पॉइंट बी से। समझ गए बच्चों? अर्थ पर दो पोजीशंस हैं, ए और बी। इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिस। और एक बार पॉइंट ए से एक बार पॉइंट बी से इसको क्या किया जाता है? इस लाइन के अलोंग, ठीक, ए से और बी से इस लाइन के अलोंग क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है इस प्लैनेट एस को। तो इन दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, ये मान लेते हैं थीटा है। इसी थीटा को क्या कहते हैं? इस ए बी को क्या कहते हैं? ए बी मान लेते हैं। इसकी लेंथ क्या है? ये हो गया बेसिस। ठीक। एंगल ए एस बी क्या हो गया? ए एस बी को कहते हैं पैरेलक्स एंगल। या इसको पैरालिटिक एंगल भी कहते हैं। समझ गए? ये क्या है? द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस। being observed या being seen from two different points on the earth. On the earth. इस एंगल ए एस बी को क्या मान लेते हैं? थीटा। समझ गए बच्चों? ये डिस्टेंस जो है हमें इस प्लेनेट से, अर्थ से, हमें इस प्लेनेट की डिस्टेंस क्या है? इसको डी मान लेते हैं। ये दोनों क्या होगी? प्लेनेट बहुत दूर है, समझ गए ना बच्चों? तो ये दोनों डिस्टेंस लगभग क्या होंगी? और पृथ्वी पर दो क्या है? डिफरेंट पॉइंट है। अब पृथ्वी पर दो डिफरेंट पॉइंट कौन लेते हैं बच्चों? थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ क्या करती है? सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करती है? घूमती है। यहां सन है सेंटर पर, समझ गए? और अर्थ क्या है? इसके चारों तरफ
सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होती है, समझ गए ना बच्चों, मूव करती है। तो जो सर्कुलर पथ, अर्थ के सर्कुलर पथ का जो डायमीटर है बच्चों, ये हो जाएगा, यहां सन है, ठीक ना, ये इसको ए मान लिए, इसको भी, ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए ए और बी, समझ गए। तो प्राय ही पोजीशन क्या दी जाती है, समझ गए ना, ये ए और बी क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन है, ये सन हो गया। और पिछली वीडियो में बताया मैंने बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन, एवरेज डिस्टेंस क्या कहलाती है, पैराफिलियन एफिलियन, देखोगे वीडियो तो मैंने डिटेल में समझाया। तो ये दो पोजीशन अर्थ से हो गई बच्चों, समझ गए। तो अब जब एंगल थीटा बहुत ही छोटा हो, देखो ये जो बेसिस बी है, अगर बी और डी का रेशियो हम लोग निकालें तो ये क्या होगा, ये बी बहुत छोटा है डी की तुलना में, ये प्लेनेट जो है काफी दूर है, इज लेस देन 1, क्या है 1 से बहुत छोटा होगा, इसलिए क्या होगा, एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, और कोण बहुत छोटा हो, रेडियन में हो, तो ये परे हो, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, एल बाई आर, ये भी जानते हो। तो ये जो ए बी डिस्टेंस है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, ये एस को सेंटर मान करके, समझ गए ना, ए बी को क्या ले सकते हैं हम लोग, आर्क के बराबर ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, आर्क के बराबर हो जाएगा। और एस या बी एस, एस इक्वल टू बी एस इज इक्वल टू डी, क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो यहां पर पैरेलेटिक एंगल थीटा क्या हो जाएगा, आर्क बाई रेडियस, तो आर्क क्या है इसमें, ए बी, बी बाई डी। इसी रिलेशन का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टार की अर्थ से डिस्टेंस को पता करते हैं। पेन वाली एग्जांपल में तो क्या हो गया, बेस लाइन, पहले लेफ्ट आई को बंद करके देखते हैं, दीवार पर सामने कोई पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक, फिर राइट आई को बंद करके देखते हैं, तो निश्चित देखना पोजीशन इधर इसकी शिफ्ट हो जाती है, ये पहले समझ गए। तो बेस लाइन आंख वाले केस में क्या हो गया, लेफ्ट और राइट आई के बीच की डिस्टेंस। लेकिन बच्चों जहां प्लेनेट की डिस्टेंस मेजर करनी है, जहां क्या है, कम से कम पैरेलैक्स मेथड से हम लोग जो स्टार क्या है 100 लाइट ईयर से कम दूरी पर है, पृथ्वी से दूर है, 100 लाइट ईयर बहुत होता है, कम दूरी पर ही क्या करते हैं, उन्हीं को मेजर, हम पैरेलैक्स मेथड से उनकी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो बेस लाइन वहां पर दो आंख के बीच की दूरी तो होगी नहीं, उसके लिए बेस लाइन क्या, दो डिफरेंट पोजीशन चाहिए। तो क्या लेते हैं, सन के चारों तरफ, सन सेंटर पर है, जो अर्थ का ऑर्बिट है बच्चों, उस ऑर्बिट के डायमीटर को क्या करते हैं हम लोग, बेस लाइन लेते हैं यहां पे, समझ गए। और साल भर में 2 बार, मान लीजिए एक पॉइंट ए पर है, 6 महीने बाद पॉइंट बी पर है, सन के सबसे नजदीक क्या रहती है, अर्थ रहती है, पेरिफिलियन एफिलियन बता चुके हैं। तो ये ए बी को ही बेस लाइन लेते हैं यहां बी की जगह पर, समझ गए। और ए बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सन सेंटर पर है तो क्या हो जाएगा 2s, और एस क्या है बच्चों, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी लाइट ईयर है, और लाइट ईयर कितनी होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक, मतलब 3 × 10⁻11 मीटर। ये बी क्या हो जाएगा, इन द केस ऑफ मेजरिंग ए स्टार फार अवे फ्रॉम दी अर्थ लेस देन 100 लाइट ईयर, उसके लिए बेस क्या हो जाएगा 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा 11 मीटर हो जाएगा। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का प्रयोग करके यहां से, और ये कहोगे कि इस स्टार की पोजीशन चेंज होती है कि ये बहुत दूर है, इसलिए 6 महीने बाद भी बच्चों क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, अर्थ की तुलना में क्या होती है, चेंज नहीं मानी जाती है,
कोई ज्यादा एप्रिशिएबल चेंज नहीं होता है, बहुत दूर है। तो बी की वैल्यू ये समझ गए। और थीटा बाय यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वी कैन इजिली कैलकुलेट द डिस्टेंस यदि एस आर बी एस यूजिंग दिस रिलेशन। समझ गए, बी की जगह पर हम लोग इतना रख सकते हैं 3 × 10⁻11 मीटर। हम मून की साइज को, मून के डायमीटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट में उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दी साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, या जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों, ये सब पर न्यूमेरिकल दिए गए हैं तुम्हारे में, एग्जाम्पल में ही दिए गए हैं। 3 एग्जाम्पल तो तुम्हारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए, उनको भी देख लीजिएगा। समझ गए ना। जैसे बच्चों ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है, एक पॉइंट ओ है यहां पे, ये मून है और ये क्या है, मून का डायमीटर है। ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पॉइंट ओ पर हेल्ड किया जाता है और जब देखा जाता है, जब उसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जब अर्थ की इमेज सर्कुलर डिस्क के रूप में आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के डायमीटर द्वारा इस पॉइंट ओ पर बनाया गया ये एंगल क्या होता है, मेजर्ड कर लिया जाता है। ये थीटा है मान लीजिए। ये अर्थ से क्या है, मून की डिस्टेंस है। समझ गए बच्चों। मून का डायमीटर, ये हेडिंग जरा बदलिए, हेडिंग यहां अलग दे दीजिए, साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। Suppose O is a point on the Earth's surface, an astronomical telescope is held at point O, and when the image of astronomical object, suppose moon, is formed in the form of a circular disk, the angle theta is measured by using astronomical telescope. OA and OB are the distances of the moon from the Earth's surface. Since this distance OA and OB are very large compared to the diameter of the moon AB, so by using the relation theta is equal to L by R, थीटा रेडियन में हो, इस रिलेशन का उपयोग करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ गए। डायमीटर AB कैन बी टेकन एज आर्क, समझ गए, और ये क्या हो जाएगा, OA और OB क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। समझ गए। क्यों मान लिया गया इसको अर्थ, क्योंकि अर्थ का मून का जो डायमीटर है, मून की अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस की तुलना में बहुत ही छोटी है। समझ गए। मून भी क्या है, अर्थ के चारों तरफ ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे मूव कर रहा है तो इतना छोटा सा, उस सर्कुलर पथ का छोटा सा भी पार्ट क्या होगा बच्चों, उसके डायमीटर के क्या होगा, ये सर्कुलर पथ हो गया ऐसे, समझ रहे हो ना। तो सर्कुलर पथ का छोटा सा भाग क्या होगा, लगभग डायमीटर के वही क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। समझ गए। अर्थ पर पॉइंट, ये अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पथ पर मूव कर रही है, समझ गए ना। तो बहुत दूर से दिखने पर क्या होगा, AB जो है लगभग क्या हो जाएगा, थीटा के लिए आर्क के बराबर हो जाएगा। समझ गए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां L, आर्क क्या हो गया AB, और रेडियस R क्या हो गया, जो हम लोगों ने S माना है, S। समझ गए। और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एस थीटा। मून का डायमीटर पता है, दिया रहता है कितना होता है? नहीं। अगर क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी दो दिया है तो थर्ड को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। समझ गए? हाँ बच्चों, एक चीज समझ जाइए, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ मूव करती है सर्कुलर पथ पर। यहां फिगर ड्रा कर लेते हैं इधर। अभी जो बताया था मैंने, सन यहां पर है सेंटर पे और अर्थ ऐसे सर्कुलर पथ पर घूम रही है। अर्थ ये भी स्फेरिकल है, ठीक। तो सन के चारों तरफ अर्थ का जो क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है, उसका डायमीटर ये हो गया, सन सेंटर पर हो गया। लेकिन अर्थ का डायमीटर क्या होगा बच्चों? अर्थ का सेंटर ये हुआ तो ये ए और बी क्या हो जाएंगे? डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो जाएंगे अर्थ के सरफेस पर। और अर्थ के सर्कुलर पथ पर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट क्या हो जाएंगे? यहां पर ये और बी होंगे। तो क्वेश्चन दिया है तो दोनों को ये भी बताए कितना हो जाएगा, समझ गए ना? 3.0 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। यहां पर ये इन द केस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ दिस अर्थ अराउंड द सन। और ये अर्थ का डायमीटर जानते हो कितना होता है? 6400 km होता है, ठीक। क्या हो जाएगा? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर में हो जाएगा। ये इतना ध्यान में रखिएगा। डायमेट्रिकली अपोजिट सरफेस ऑन दी अर्थ, समझ गए ना? और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द सर्कुलर पथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, दोनों में बच्चों ये अंतर है, समझ गए ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो। ठीक है बच्चों, इस पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल दिया गया है उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम लोग बस एक ही है, हम लोग टू डिटरमिन द साइज, टू मेजर द साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। सबसे बड़ी दूरियों को तो मेजर कैसे किया जाता है पैरेलल, ये देख लिए। और भी मेथड्स बता दिए बच्चों, ठीक ना? साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल का निर्धारण कैसे होता है, इसके बाद तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ टाइम है, सॉरी मेजरमेंट ऑफ मास। इसके बाद क्या है? मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ मास और टाइम को हम लोग एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे, ठीक ना? जितना शॉर्ट में क्या हो, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।